अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए पूर्ण चुप्पी और अंधेरे की। आप एक ऐसी ट्रेन में हैं जो एक अंतहीन रात के बीच से तेजी से गुजर रही है। इस ट्रेन में कोई खिड़की नहीं है और आपको जरा भी झटका महसूस नहीं हो रहा है। आप कैसे जानेंगे कि आप चल रहे हैं या नहीं? और अगर हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं? लगभग ऐसी ही स्थिति में हम सब भी हैं। हम पृथ्वी ग्रह के यात्री जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और सूर्य जो खुद हमारी मंदाकिनी मिल्की वे आकाश गंगा के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारी पूरी आकाश गंगा सैकड़ों हजारों अन्य आकाश गंगाओं के साथ मिलकर अंतरिक्ष के खालीपन में एक अकल्पनीय गति से भाग रही है, 2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पर। लेकिन बिना खिड़की वाली उस ट्रेन के विपरीत हमारे पास बाहर झांकने का एक तरीका है। और जो कुछ हमें दिखाई देता है वह आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को जन्म देता है। एक अज्ञात अदृश्य शक्ति है जो आकाश गंगाओं के पूरे समूहों को एक ही दिशा में खींच रही है। क्या है यह? क्या यह कोई गुरुत्वाकर्षण राक्षस है जो हमारी दूरबीनों से छिपा हुआ है, या कुछ और भी अजीब जो हमारे दृश्यमान ब्रह्मांड विजिबल यूनिवर्स से भी परे मौजूद है? नींद के लिए तैयार की गई इस खास लेक्चर में हम दृश्यमान ब्रह्मांड के किनारे तक की यात्रा करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब कहां उड़ रहे हैं और इस महान अंतरिक्ष तीर्थ यात्रा का अंतिम गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तैयार हैं आप? तो चलिए ग्रेट अट्रैक्टर के रहस्य में गोता लगाना शुरू करते हैं। इस पहेली की पूरी गहराई को समझने के लिए हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा, उस समय जब ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बिल्कुल अलग थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर खगोलविदों का मानना था कि मंदाकिनी मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, सितारों का एक विशाल लेकिन स्थिर और अपरिवर्तनीय द्वीप जिसमें हम रहते हैं। लेकिन फिर एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति ने एंट्री ली। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में काम करते हुए उन्होंने दो क्रांतिकारी खोजें की। सबसे पहले उन्होंने यह साबित किया कि प्रकाश के वे धुंधले धब्बे जिन्हें खगोलविद दूरबीनों से देखते थे, वे असल में दूसरी आकाशगंगाएं थीं, हमारी आकाशगंगा जितनी ही विशाल और हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित। ब्रह्मांड अचानक से अकल्पनीय रूप से बड़ा हो गया। लेकिन उनकी दूसरी खोज और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उन दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण करते हुए हबल ने कुछ अजीब देखा। उनका प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की ओर खिसका हुआ था। यह घटना, जिसे रेडशिफ्ट के नाम से जाना जाता है, ध्वनि के डॉपलर इफेक्ट के समान है। जब एम्बुलेंस का सायरन पास आता है तो उसकी आवाज तेज लगती है, और जब वह दूर जाती है तो धीमी। प्रकाश के साथ भी यही होता है। रेडशिफ्ट का मतलब था कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो आकाशगंगा जितनी दूर थी वह उतनी ही तेजी से भाग रही थी। इससे एक अटल निष्कर्ष निकला, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से इस तरह दूर भाग रही है जैसे किसी फुलाए जा रहे गुब्बारे की सतह पर बने बिंदु। इस नियम को हबल का नियम, हबल्स लॉ नाम दिया गया, और यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की नींव बन गया। यह एक व्यवस्थित अनुमानित फैलाव की तस्वीर पेश करता था। हर आकाशगंगा दूरी के आधार पर एक निश्चित गति से दूसरी हर आकाशगंगा से दूर जा रही थी। यह विचार सुंदर, सरल और समझने में आसान था। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, असली पेच बारीकियों में था। जब खगोलविदों ने ज्यादा सटीकता से दूरी और गति को मापना शुरू किया तो उन्होंने इस आदर्श फैलाव से छोटे लेकिन लगातार विचलन, डिविएशंस, देखने शुरू कर दिए। आकाशगंगाएं केवल दूर नहीं जा रही थीं, वे बगल में भी जा रही थीं, मानो किसी चीज ने उन्हें उनके निर्धारित मार्ग से हटा दिया हो। ये छोटी असामान्य गतियां, पेक्यूलियर वेलोसिटीज, पहला संकेत थी कि ब्रह्मांड में कुछ स्थानीय शक्तियां काम कर रही है जो फैलाव के सामान्य प्रवाह का विरोध करने की क्षमता रखती है।
यह एक महान जासूसी कहानी की शुरुआत थी, जिसने हमें आज के विषय तक पहुंचाया। तो कल्पना कीजिए एक विशाल नदी की, जो एक ही दिशा में एक समान रूप से बह रही है। यह हबल के नियम के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का विस्तार है। उस नदी में तैरता हर छोटा तिनका, हर रेत का कण उस सामान्य प्रवाह के साथ ही बहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर हम देखें कि एक खास जगह पर पानी घूमकर भंवर बनाना शुरू कर दे और उस इलाके के तिनके सीधी रेखा से भटककर उस भंवर के केंद्र की ओर खिंचे चले जा रहे हों? 20वीं सदी के 70 और 80 के दशक में खगोलविदों ने ठीक ऐसी ही तस्वीर देखनी शुरू की। वे आकाश गंगाओं की गति माप रहे थे और उनकी तुलना हबल के नियम से की गई भविष्यवाणियों से कर रहे थे। विसंगति यानी अंतर साफ दिखाई दे रहा था। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे, अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाश गंगा और हमारे पूरे समूह, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, के साथ सामान्य प्रवाह की तुलना में लगभग 630 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। ये वही गति है जो प्रति घंटे 22 लाख किलोमीटर से ज्यादा होती है। लेकिन किसके सापेक्ष? खिड़कियों के बिना चल रही ट्रेन में आप अपनी गति कैसे मापेंगे? हमें संदर्भ बिंदु चाहिए। ब्रह्मांड के विस्तार में कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह से स्थिर हो, और हमारे पास ऐसा संदर्भ बिंदु है। यह है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या अवशेष विकिरण। यह बिग बैंग का हल्का सा अवशेष प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह अविश्वसनीय रूप से समान है। इसका तापमान हर दिशा में लगभग एक जैसा है, जो परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश है और यह एक आदर्श संदर्भ प्रणाली के रूप में काम करता है। जब खगोलविदों ने इस विकिरण पर अति संवेदनशील उपकरण लगाए, तो उन्होंने एक सूक्ष्म विसंगति पाई। आसमान का एक हिस्सा दूसरे की तुलना में एक नगण्य अंश ज्यादा गर्म था। इस घटना को रिलिक्ट विकिरण की डायपोल विसंगति कहा गया और इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था: हम गतिशील हैं। एसलिश। ठीक वैसे ही जैसे कार के विंडशील्ड पर गिरती बारिश की बूंदें आपकी ओर आती हुई लगती हैं, वैसे ही जिस दिशा में हम जा रहे हैं, उस तरफ से हम तक पहुंचने वाले सीएमबी के फोटोन को ऊर्जा में थोड़ी वृद्धि मिलती है। उनका प्रकाश थोड़ा नीला और नतीजतन गर्म हो जाता है, और विपरीत दिशा के फोटोन लाल और ठंडे लगते हैं। तापमान के इस अंतर को मापकर वैज्ञानिकों ने हमारी गति और दिशा की गणना आश्चर्यजनक सटीकता के साथ की, और यह दिशा हाइड्रा और सेंट्रस तारामंडल की ओर इशारा कर रही थी। अब जासूसों के पास लाश, हत्या का हथियार और उस जगह की सटीक दिशा थी जहां से गोली चलाई गई थी। बस अपराधी को ढूंढना बाकी था। उस दिशा में कोई बहुत बड़ी, कोई विशाल द्रव्यमान वाली चीज मौजूद होनी चाहिए थी, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से इतना जबरदस्त खिंचाव पैदा कर सके कि वह न सिर्फ हमारी आकाशगंगा को, बल्कि उसके सभी पड़ोसियों को भी रास्ते से भटका दे। इस गुरुत्वाकर्षण दैत्य की खोज तुरंत शुरू हो गई। दिशा का ज्ञान होने पर खगोलविदों ने हाइड्रा और सेंटोरस तारामंडलों के एक विशिष्ट हिस्से का सावधानीपूर्वक मानचित्रण, मैपिंग करना शुरू कर दिया। समस्या यह थी कि आकाश का यह हिस्सा हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे क्षीरमार्ग की सतह से आंशिक रूप से ढका हुआ है। धूल और गैस के घने बादल और अरबों अग्रभूमि तारे, फोरग्राउंड स्टार्स, मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसे परिहारक क्षेत्र, जोन ऑफ अवॉइडेंस या छायांकन क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के पार देखना बेहद मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे आप फ्रॉस्टेड ग्लास, धुंधले शीशे के पार किसी भीड़ में किसी व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे धूल में झांकने में सक्षम रेडियो टेलीस्कोपों का उपयोग करके और इस क्षेत्र के किनारे पर दृश्यमान आकाशगंगाओं की गति का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को यह एहसास होने लगा कि वहां वास्तव में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। सन 1986 में खगोलविदों के एक समूह ने, जिन्हें बाद में सेवन समुराई कहा गया, अपने शोध के नतीजे प्रकाशित किए। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित सैकड़ों आकाशगंगाएं
एक ही दिशा में एक जैसी गति प्रदर्शित कर रही थीं। उन्होंने गणना की कि इस तरह का प्रभाव पैदा करने के लिए हमारी आकाशगंगा जैसी हजारों नहीं, बल्कि दसियों हजार आकाशगंगाओं के बराबर द्रव्यमान मैस की सांद्रता आवश्यक थी। इस काल्पनिक वस्तु को, ब्रह्मांड के इस गुरुत्वाकर्षण केंद्र को, उन्होंने एक रहस्यमय और थोड़ा भयावह नाम दिया, द ग्रेट अट्रैक्टर। द ग्रेट अट्रैक्टर अंग्रेजी में अट्रैक्टर का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, और यह वास्तव में खींच रहा था। हमारी स्थानीय आकाशगंगा समूह, लोकल ग्रुप, विशाल कन्या सुपर क्लस्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें हम शामिल हैं, और कई अन्य समूह, ये सभी इस पर ऐसे गिर रहे थे जैसे पानी एक विशाल गुरुत्वाकर्षण फनल पैस कीप में गिरता है। लेकिन यह वास्तव में क्या था? क्या यह कोई एक अति विशालकाय वस्तु थी, या आकाशगंगाओं का एक अविश्वसनीय रूप से सघन समूह? मिल्की वे की धूल भरी चादर के कारण सटीक उत्तर पाना असंभव था। इसने दशकों तक बहस और शोध को जन्म दिया। वैज्ञानिक दूर की वस्तुओं की गति में आने वाले विचलन, डिविएशंस का अध्ययन करके इसके द्रव्यमान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। डेटा का हर नया हिस्सा इस अदृश्य विशालकाय चीज के चित्र में कुछ और जोड़ रहा था। यह स्पष्ट होता जा रहा था कि यह केवल एक समूह नहीं है, बल्कि यह कई बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तथा कथित फिलामेंट्स, अंतरिक्षीय जाल के धागे, के प्रतिच्छेदन का केंद्र है। ग्रेट अट्रैक्टर कोई बिंदु नहीं, बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र था, हमारे ब्रह्मांड के कोने का गुरुत्वाकर्षण हृदय। लेकिन जैसे जैसे हमारे उपकरण अधिक परिष्कृत होते गए और हमने मिल्की वे के पर्दे के पीछे और बेहतर ढंग से झांकना सीखा, एक नई और भी अधिक दिलचस्प तस्वीर उभरने लगी। ग्रेट अट्रैक्टर, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, अकेले हमारी गति की पूरी मात्रा की व्याख्या नहीं कर सकता था। ये हमारी गति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार था, लेकिन पूरे के लिए नहीं। कुछ और जो अधिक बड़ा और अधिक दूर था, वह भी इस ब्रह्मांडीय रस्साकशी, टग ऑफ वॉर में शामिल था। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बक्से को रस्सी से खींच रहे हैं। आप जोर लगाते हैं और बक्सा धीरे धीरे हिलना शुरू कर देता है। अब सोचिए, कोई अनदेखा व्यक्ति पीछे से आता है और आपकी मदद करने लगता है, आपके बल में अपना बल जोड़ देता है। बक्सा और तेजी से दौड़ेगा। ग्रेट अट्रैक्टर, महान आकर्षक के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। उसका खिंचाव यानी पुल मजबूत तो था, पर पर्याप्त नहीं था। खगोलविदों ने समझा कि ग्रेट अट्रैक्टर से भी आगे उसी दिशा में कोई और भी विशाल चीज छिपी होनी चाहिए, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इस अट्रैक्टर के पार भी हम तक पहुंचता है। और उन्होंने उस चीज को खोज लिया। हमसे लगभग 65 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर, यानी ग्रेट अट्रैक्टर से कई गुना ज्यादा दूर, एक अविश्वसनीय दानव मौजूद है। शैप्ली सुपर क्लस्टर। शैप्ली सुपर क्लस्टर अमेरिकी खगोलविद हार्लो शैप्ली के नाम पर रखा गया यह सुपर क्लस्टर हमारे स्थानीय ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण से बंधी सबसे बड़ी संरचना है। इसकी व्यापकता समझने के लिए शैप्ली सुपर क्लस्टर में 8000 से ज्यादा आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज शामिल हैं, और इसका द्रव्यमान मैस हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। यह आकाशगंगाओं का एक सच्चा महानगर है, जो घना, गर्म और भारी भरकम है। ग्रेट अट्रैक्टर के विपरीत शैप्ली हमारी आकाशगंगा की धूल के पीछे छिपा नहीं है, इसलिए हम इसे पूरी तरह देख सकते हैं। यह एक उबलता हुआ पतीला है, जहां आकाशगंगाएं लगातार टकराती और विलीन होती रहती है, और अंतर आकाशगंगीय इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष गर्म गैस से भरा हुआ है, जो एक्स-रे तरंगों में चमकता है। जब खगोलविदों ने शैप्ली सुपर क्लस्टर के गुरुत्वीय प्रभाव को शामिल किया, तो हमारी गति से जुड़ी अधिकांश पहेली सुलझ गई। तस्वीर ज्यादा साफ हो गई। हमारी आकाशगंगा और उसके पड़ोसी पहले नजदीकी और कम विशाल ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खिंचते हैं, जो खुद भी हम सबके साथ मिलकर कहीं ज्यादा दूर और शक्तिशाली शैप्ली महाझुंड की ओर गिर रहा है। हमारी गति किसी एक बिंदु की ओर मात्र उड़ान नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कैस्केड में एक जटिल, बहुचरणीय, मल्टी स्टेज गिरावट है।
हालांकि यह स्पष्ट लगने वाली तस्वीर भी पूरी नहीं थी। ग्रेट अट्रैक्टर और शैपली दोनों के संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद भी हमारी गति का एक छोटा पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा था जिसे समझाया नहीं जा सका। मानो दूसरे ज्यादा मजबूत सहायक के पीछे कोई तीसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली और दूरस्थ सहायक खड़ा हो। वैज्ञानिक जहां भी देखते थे, ऐसा लगता था कि हर क्षितिज के पार कुछ और भी बड़ा छिपा हुआ है। इस स्थिति ने एक और भी ज्यादा साहसी और विवादास्पद परिकल्पना को जन्म दिया, जिसने इस पहेली को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्या होगा यदि यह सिर्फ स्थानीय आकर्षण नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा मौलिक, फंडामेंटल है? क्या होगा यदि हमारा ब्रह्मांड का पूरा क्षेत्र, जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, किसी अज्ञात प्रवाह, करंट द्वारा खींच लिया जा रहा है और एक इकाई के रूप में एक ही दिशा में बढ़ रहा है? इस परिकल्पना को डार्क फ्लो नाम दिया गया। यह शब्द खुद ही विज्ञान फिक्शन जैसा लगता है और असल में यह एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जो स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल की सीमा में मुश्किल से ही फिट बैठती है। विचार यह है कि हम जो गति देख रहे हैं, वह सिर्फ शैपली जैसे लोकल सुपर क्लस्टर्स की तरफ गिरना नहीं है, बल्कि यह कहीं ज्यादा बड़े एक सुसंगत बहाव का हिस्सा है जो अपने साथ सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर्स को खींच रहा है। यह अब नदी में बनने वाला भंवर नहीं है, बल्कि यह खुद वह नदी है जो किसी कारणवश उस दिशा में नहीं बह रही जिस दिशा में उसे बहना चाहिए। इस परिकल्पना के लेखक खगोल भौतिक विज्ञानी एलेक्जेंडर काशलिंस्की, फर्नांडो एट्रियो बारंडेला, डैनियल कोत्सेव्स्की और हैराल्ड बेलिंग ने साल 2008 में अपने निष्कर्ष पेश किए। ये निष्कर्ष WMAP सैटेलाइट के डेटा एनालिसिस पर आधारित थे, जिसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का नक्शा तैयार किया था। उन्होंने सुन्याएव चेल्डोविच प्रभाव पर आधारित एक जटिल तरीका इस्तेमाल किया। संक्षेप में कहें तो, जब CMB के फोटॉन गर्म गैस से भरे गैलेक्सी क्लस्टर से गुजरते हैं, तो वे गैस के इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनकी ऊर्जा में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। अगर क्लस्टर स्थिर है, तो यह प्रभाव दिशा पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर क्लस्टर गतिमान है, तो गति की दिशा में यह प्रभाव थोड़ा मजबूत होगा और विपरीत दिशा में कमजोर। सैकड़ों दूरस्थ गैलेक्सी क्लस्टर्स के लिए इस प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद काशलिंस्की की टीम एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची। आकाश के एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए ये सभी क्लस्टर्स एक ही दिशा में सामूहिक गति दिखा रहे थे, लगभग उसी दिशा में जिस दिशा में हमारा लोकल ग्रुप जा रहा है। इस बहाव की गति 600 से 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच आंकी गई थी। यह अविश्वसनीय था। इसका मतलब था कि हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, वह सिद्धांत के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली सभी गतियां औसत होकर खत्म हो जानी चाहिए। मैक्रो स्तर पर ब्रह्मांड एक रूप होना चाहिए और कोई भी विशेष दिशा या बहाव मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन डार्क फ्लो ठीक इसी तरह के एक विशेष दिशा की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहा था। इसका कारण क्या हो सकता था? इस परिकल्पना के लेखकों ने अनुमान लगाया कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा से बाहर मौजूद है। शायद ये प्री इन्फ्लेशनरी युग से बचा हुआ द्रव्यमान का एक भारी जमाव हो, यानी उस समय से भी पहले का जब हमारे ब्रह्मांड ने तेजी से फैलना शुरू किया था। या फिर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह कि यह मल्टीवर्स सिद्धांत के तहत अन्य ब्रह्मांडों का गुरुत्वाकर्षण संबंधी प्रभाव हो सकता है। डार्क फ्लो के विचार ने वैज्ञानिक समुदाय में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कई वैज्ञानिकों ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा और डेटा विश्लेषण की जटिलता और मापों में संभावित व्यवस्थित त्रुटियों की ओर इशारा किया। ये इतना मौलिक विचार था कि इसे अकाट्य प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता था। डार्क फ्लो परिकल्पना की आलोचना पूरी तरह से जायज थी। विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी भी असाधारण दावे को सिद्ध करने के लिए
असाधारण प्रमाणों की आवश्यकता होती है। मुख्य आपत्तियां इस बात पर केंद्रित थीं कि पकड़ा गया संकेत सिग्नल बेहद कमजोर था, जो लगभग सांख्यिकीय त्रुटि की सीमा पर था। सुनियव जेल्डोविच गतिक किनेमैटिक प्रभाव को मापना एक अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म और जटिल काम है। कई अन्य खगोल भौतिकी प्रभाव हैं जो इस संकेत की नकल कर सकते हैं या इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसे हम शोर नॉइज कहते हैं। आलोचकों ने बताया कि कशलिंस्की की टीम ने शायद इन सभी कारकों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा और उन्होंने आकस्मिक उतार चढ़ाव रैंडम फ्लक्चुएशंस को वास्तविक भौतिक प्रभाव मान लिया। सभी आशाएं नए अधिक सटीक डेटा पर टिकी हुई थी और ये डेटा जल्द ही उपलब्ध हो गए। WMAP उपग्रह की जगह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला प्लैंक ने ले ली। प्लैंक की संवेदनशीलता और रेजोल्यूशन कहीं अधिक बेहतर थी। इसका मुख्य काम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा बनाना था। इस मिशन के लक्ष्यों में से एक यह भी था कि इसके पूर्ववर्ती द्वारा खोजी गई विवादास्पद विसंगतियों, जिसमें डार्क फ्लो भी शामिल था, की जांच की जाए। साल 2013 में प्लैंक टीम ने अपने परिणाम प्रकाशित किए। डार्क फ्लो के समर्थकों के लिए यह फैसला निराशाजनक था। आकाशगंगा समूह गैलेक्सी क्लस्टर्स की और भी बड़ी संख्या का विश्लेषण करने के बाद प्लैंक के वैज्ञानिकों को बड़े पैमाने पर किसी सुसंगत प्रवाह कोहेरेंट फ्लो के अस्तित्व का कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं मिला। उनके अनुसार पहले पाया गया संकेत उपकरण संबंधी त्रुटियों इंस्ट्रूमेंटल एरर्स और अपर्याप्त आंकड़ों का परिणाम था। इत्ससालंग वैज्ञानिक समुदाय ने राहत की सांस ली। मानक ब्रह्मांडीय मॉडल स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल कायम रहा। यह विचार कि हमें दृश्यमान दुनिया के बाहर से कुछ प्रभावित कर रहा है, एक सुंदर लेकिन अप्रमाणित परिकल्पना के रूप में किनारे कर दिया गया। अनुसंधान का ध्यान फिर से बाहरी विदेशी प्रभावों से हटकर हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर बड़े पैमाने की संरचना के अधिक व्यावहारिक लेकिन फिर भी जटिल अध्ययन पर केंद्रित हो गया। हालांकि कशलिंस्की और उनके समर्थक हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि प्लैंक टीम द्वारा उपयोग किए गए विश्लेषण के तरीके इस विशेष प्रकार के संकेत को खोजने के लिए पूरी तरह सही नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से होने वाले हस्तक्षेप को दूर करने के लिए उपयोग किए गए कुछ मास्क ने दुर्घटनावश डार्क फ्लो के कमजोर संकेत को भी मिटा दिया होगा। ये बहस आज भी जारी है, हालांकि अब इसका जोश कम हो गया है। अधिकांश ब्रह्मांड विज्ञानी कॉस्मोलॉजिस्ट्स इस मामले को बंद मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि डेटा में अभी भी इस भव्य विसंगति के संकेत छिपे हो सकते हैं। यह कहानी वैज्ञानिक पद्धति का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक परिकल्पना प्रस्तुत की जाती है, अधिक सटीक प्रयोगों द्वारा इसकी जांच की जाती है और अंततः या तो यह सिद्ध होती है या फिर गलत साबित। भले ही डार्क फ्लो एक मृगतृष्णा साबित हुआ हो, लेकिन इसकी खोज की प्रक्रिया ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की संरचना का गहराई से अध्ययन करने और विश्लेषण के नए तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित किया। जब डार्क फ्लो पर बहस चल रही थी, वहीं हवाई विश्वविद्यालय के ब्रेंट टली के नेतृत्व में शोधकर्ताओं का एक और समूह इस समस्या को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा था। उन्होंने फैसला किया कि हमारे गति के दूरस्थ और काल्पनिक कारणों की तलाश करने के बजाय हमें पहले अपने निकटतम ब्रह्मांडीय पड़ोस कॉस्मिक नेबरहुड का सटीक मानचित्रण मैपिंग करना चाहिए। उनकी दिलचस्पी गति के कारण से ज्यादा उसकी शुद्ध गतिशीलता किनेमैटिक्स में थी, यानी आकाशगंगाएं गैलेक्सीज एक दूसरे के सापेक्ष कैसे चल रही है। कई सालों तक उन्होंने बड़ी लगन से हमारे इस ब्रह्मांडीय क्षेत्र में हजारों आकाशगंगाओं की गति वेलोसिटीज का डेटा जमा किया। वे एक त्रिआयामी थ्री डिमेंशनल मानचित्र बना रहे थे, जहां हर आकाशगंगा महज एक बिंदु नहीं थी, बल्कि एक सदिश वेक्टर थी जो उसकी पेक्यूलियर यानी अपनी गति की दिशा और गति को दर्शाती थी। जब उनके पास पर्याप्त डेटा आ गया, तो वे अगला कदम उठाने में सक्षम हुए।
उस क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड मैप करना। सिद्धांत सरल है। यदि कोई आकाशगंगा ब्रह्मांड के विस्तार के सामान्य प्रवाह से भटकती है, तो इसका मतलब है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी काम कर रहा है। इन भटकावों का विश्लेषण करके हम उस द्रव्यमान मैस के वितरण को फिर से बना सकते हैं, जिसमें वह डार्क मैटर भी शामिल है जो इस आकर्षण को पैदा करता है। इस अथक प्रयास का परिणाम 2014 में एक प्रकाशन के रूप में सामने आया, जिसने एक बार फिर ब्रह्मांड में हमारे स्थान की समझ को बदल दिया। टली की टीम ने दिखाया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक विशाल, पहले से अज्ञात संरचना का हिस्सा है, जिसे उन्होंने लानियाकेया नाम दिया। हवाईयन भाषा में इसका अर्थ है अनंत आकाश, इमेजरेबल हेवंस, और यह नाम एकदम सटीक बैठता है। लानियाकेया आकाशगंगाओं का एक महासमूह सुपर क्लस्टर है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ रोशनी के जमावड़े से नहीं, बल्कि इसके कुल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के आधार पर की गई है। यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण कुंड ग्रेविटेशनल बेसिन है। लानियाकेया के भीतर की सभी आकाशगंगाएं, जो लगभग 1 लाख हैं, एक साझा द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास की ओर बढ़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे नदी का पानी बहकर समुद्र में जाता है। वह ग्रेट अट्रैक्टर, जिसे हम पहले एक अलग वस्तु मानते थे, इस कुंड का केंद्र मात्र निकला। उस गुरुत्वाकर्षण घाटी का तल, जिसमें हम सब धीरे धीरे बह रहे हैं। लानियाकेया का व्यास डायमीटर लगभग 62 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसका द्रव्यमान 1 लाख खरब सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। इस नई अवधारणा ने हमारी गतिशीलता को समझने का एक नया तरीका दिया। हम सिर्फ ग्रेट अट्रैक्टर की ओर नहीं जा रहे हैं, हम गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई एक विशाल प्रणाली का हिस्सा हैं, और हमारी गति इस प्रणाली के भीतर मौजूद होने का एक स्वाभाविक परिणाम है। कन्या महासमूह विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसे पहले हमारा घर माना जाता था, इस आकाशगंगाई महानगर गैलेक्टिक मेगापोलिस का महज एक छोटा सा उपनगर सबब निकला। लानियाकेया के बाहर अन्य समान संरचनाएं हैं, जैसे कि पर्सियुस मीन महासमूह, पर्सियुस पाइसिस सुपर क्लस्टर, जिससे हमें एक विशाल ब्रह्मांडीय शून्य कॉस्मिक वॉइड अलग करता है। लानियाकेया की सीमा वहां से शुरू होती है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल संतुलित होता है, और आकाशगंगाएं किसी दूसरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर बहना शुरू कर देती है। लानियाकेया की खोज एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने हमें एक नया अंतरिक्षीय पता दिया। पृथ्वी, सौरमंडल, मिल्की वे, स्थानीय समूह, कन्या सुपर क्लस्टर और लानियाकेया। इसने हमारे अधिकांश संचलन गति की व्याख्या की, जो इस विशाल गुरुत्वाकर्षण पूल के भीतर रहने का परिणाम था। लेकिन यह उत्कृष्ट मॉडल भी पूरी तरह से सटीक नहीं था। एक छोटी मगर परेशान करने वाली समस्या बनी रही। जब वैज्ञानिकों ने लानियाकेया के भीतर आकाशगंगाओं की गति का मॉडल बनाया, तो उन्हें पता चला कि ग्रेट अट्रैक्टर की ओर हमारी सैद्धांतिक गति अवशेष विकिरण रिलेक्ट रेडिएशन से मापी गई, हमारी वास्तविक देखी गई गति से हमेशा थोड़ी कम थी। एक और घटक की कमी थी। तब वैज्ञानिकों ने यह सवाल पूछा, क्या हो अगर हमें आगे से कोई चीज खींच ही नहीं रही है, बल्कि पीछे से कोई चीज हमें धक्का भी दे रही हो? हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण की शक्ति है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। कल्पना कीजिए अंतरिक्ष के एक ऐसे विशाल क्षेत्र की जहां पदार्थ का घनत्व डेंसिटी औसत से काफी कम है। ऐसे क्षेत्र को वॉइड या कॉस्मिक शून्यता कहा जाता है। आकाश गंगाओं और डार्क मैटर से रहित इस क्षेत्र में अपने घने पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होगा। और अगर हमारी आकाशगंगा ऐसे किसी वॉइड के किनारे पर है, तो आसपास के घने क्षेत्र हमें इस खाली क्षेत्र की तुलना में अधिक जोर से अपनी ओर खींचेंगे। प्रभावी रूप से ऐसा लगेगा जैसे वह वॉइड हमें पीछे की ओर धकेल रहा है। यह कोई नई एंटी ग्रेविटेशनल शक्ति नहीं है, बल्कि यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के असमान वितरण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का परिणाम है। हमारी गति की विपरीत दिशा में आकाशगंगाओं के वितरण का नक्शा अध्ययन करते हुए लानियाकेया को खोजने वाली उसी खगोलविदों की टीम ने ठीक ऐसी ही संरचना पाई।
यह एक विशाल, पहले से अज्ञात खाली जगह थी, जहां लगभग कोई आकाशगंगा नहीं थी। उन्होंने इसे डाइपोल रिपेलर, डिपोल रिपेलर नाम दिया। पता चला कि यह रिपेलर हमारी गति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह हमारे पीछे एक गुरुत्वाकर्षण की पहाड़ी जैसा प्रभाव पैदा करता है, जिससे हम ग्रेट अट्रैक्टर की गुरुत्वाकर्षण की घाटी की ओर फिसलते जाते हैं। इस तरह हमारा संचलन दो शक्तियों के एक जटिल नृत्य का परिणाम है। आगे ग्रेट अट्रैक्टर के रूप में गाजर और पीछे डाइपोल रिपेलर्स के रूप में डंडा। आकर्षण और अपकर्षण, धक्का देने की क्रिया, इन दोनों कारकों ने मिलकर हमारे स्थानीय समूह की देखी गई गति की दिशा और रफ्तार को लगभग पूरी तरह से समझा दिया। वह पहेली जिसने खगोलविदों को आधी सदी तक परेशान किया था, अंततः एक सार्थक और सुंदर समाधान तक पहुंच गई। इसके लिए ब्रह्मांड की सीमाओं से परे के किसी भी विदेशी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी। जवाब पूरे समय यहीं हमारे आसपास था। बस वह ब्रह्मांडीय जाल, कॉस्मिक वेब की जटिल और अदृश्य वास्तुकला में छिपा हुआ था। अब आइए इस ब्रह्मांडीय पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर उस संपूर्ण तस्वीर पर नजर डालते हैं जो हमारे सामने आई है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड को गैलेक्सी के एक रूप सूप के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल त्रिआयामी 3D संरचना के रूप में देखता है, जो किसी जाले या स्पंज जैसी दिखती है। इसे कॉस्मिक वेब या ब्रह्मांडीय जाला कहा जाता है। ये संरचना सघन धागों या तंतुओं, फिलामेंट्स से बनी है, जिनके कटाव बिंदुओं पर बड़े-बड़े गैलेक्सी समूह और महासमूह, सुपर क्लस्टर्स बनते हैं। इन धागों के बीच में विशाल, लगभग खाली क्षेत्र फैले हुए हैं, जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है। गैलेक्सियां बेतरतीब ढंग से नहीं फैली है। वे इन तंतुओं के सहारे ही जन्म लेती हैं और रहती है। धीरे-धीरे इन पर फिसलते हुए गुरुत्वाकर्षण के केंद्रों की ओर बहती है। ठीक वैसे ही जैसे ओस की बूंदें मकड़ी के जाले के धागों पर फिसलती हैं। अब हम इस जाले में अपनी यात्रा का सटीक वर्णन कर सकते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, आकाशगंगा, अपने लोकल ग्रुप के साथ मिलकर कन्या महासमूह, विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। यह महासमूह बदले में लानिया केया नामक विशाल संरचना की कई भुजाओं में से एक है। संपूर्ण लानिया केया एक गुरुत्वाकर्षण बेसिन, ग्रेविटेशनल बेसिन की तरह है, जिसके केंद्र में ग्रेट अट्रैक्टर स्थित है। यह नॉर्मा नामक गैलेक्सी समूह का एक सघन जमावड़ा है। इस प्रकार हमारी मुख्य गति इसी केंद्र की ओर निर्देशित है। हम ग्रेट अट्रैक्टर की ओर गिर रहे हैं। हालांकि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। हमारे ठीक विपरीत दिशा में डाइपोल रिपेलर स्थित है। यह एक विशाल वॉइड है, जहां पदार्थ का घनत्व बहुत कम है। इसका कमजोर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक धक्का, रिपल्शन प्रभाव पैदा करता है, जो हमें उसी दिशा में अतिरिक्त गति देता है जिस ओर ग्रेट अट्रैक्टर हमें खींच रहा है। इन दोनों कारकों का संयुक्त कार्य, सामने से खिंचाव और पीछे से धक्का, हमारी अंतिम गति को निर्धारित करता है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के सापेक्ष 630 किलोमीटर प्रति सेकंड 630 किलोमीटर s है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गैलेक्सियों का यह विशाल महाद्वीप लानियाकेया स्वयं भी स्थिर नहीं है। यह एक इकाई के रूप में और भी अधिक विशाल शेपली महासमूह, शैप्ली सुपर क्लस्टर की ओर बढ़ रहा है। यानी हमारी गति बहुस्तरीय, मल्टी लेयर्ड है। हम लानियाकेया के अंदर गति कर रहे हैं और लानियाकेया स्वयं भी अंतरिक्ष में गतिमान है। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जहाज के डेक पर चल रहा हो, वह जहाज नदी में चल रहा हो और वह नदी आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हो। गति का प्रत्येक स्तर दूसरे बड़े स्तर में समाहित है। इस प्रकार जो शुरुआत में एक साधारण पहेली लगती थी, हम कहाँ जा रहे हैं, वह बहुस्तरीय जवाबों वाली एक अत्यंत जटिल समस्या साबित हुई है। हम किसी एक बिंदु की ओर नहीं उड़ रहे हैं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर के वितरण की अदृश्य कोरियोग्राफी द्वारा नियंत्रित एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग ले रहे हैं। इस नृत्य का अध्ययन करने से
हमें न केवल अपनी स्वयं की गति को समझने में मदद मिली है, बल्कि हमने अपने ब्रह्मांडीय परिवेश का एक अभूतपूर्व और विस्तृत मानचित्र भी तैयार किया है। इन सभी खोजों का आखिर क्या मतलब है? पहली नजर में यह सब बहुत ही अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों दूर लग सकता है। अगर हमारी गैलेक्सी 2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल भी रही है, तो क्या हमें तो इसका कोई एहसास नहीं होता। हालांकि वैज्ञानिक और दार्शनिक फिलोसॉफिकल दृष्टि से इन खोजों का अत्यधिक महत्व है। सबसे पहले, ये वैज्ञानिक पद्धति की शानदार जीत है। यह एक क्लासिक जासूसी कहानी की तरह है, जहां वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे सुरागों, जैसे कि गैलेक्सी की गति में छोटे से विचलन, डिविएशंस और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में दिखने वाली विसंगतियों, एनोमलीज के आधार पर एक जटिल गुत्थी को सुलझाया। उन्होंने उन विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं की पूरी तस्वीर को फिर से बनाया, जिनमें से अधिकांश हमें सीधे दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे मुख्य रूप से डार्क मैटर से बनी है। यह मानव मस्तिष्क की शक्ति का प्रदर्शन है, जो ब्रह्मांड के अथाह सागर में एक छोटे से धूल के कण पर रहते हुए भी इसके नियमों को समझने की क्षमता रखता है। दूसरे शब्दों में, इन खोजों ने ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। कोपरनिकस का सिद्धांत, जो कहता है कि हम किसी विशेष केंद्रीय स्थिति में नहीं हैं, अब और भी गहरा महत्व रखता है। हम केवल एक साधारण गैलेक्सी में, एक साधारण तारे के पास, एक साधारण ग्रह पर रहने वाले नहीं हैं। अब हम जानते हैं कि हम लानिकिया नामक एक विशाल संरचना के भीतर एक सामान्य प्रवाह का हिस्सा है, और यह संरचना खुद भी ब्रह्मांडीय जाल, कॉस्मिक वेब में अनगिनत समान संरचनाओं में से सिर्फ एक है। यह तथ्य एक साथ हमें विनम्र बनाता है, हमारी शेखी को कम करता है, और साथ ही हमें विस्मित भी करता है, क्योंकि यह हमें एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और जटिल चीज का हिस्सा होने का एहसास कराता है। तीसरा, गैलेक्सी की विशाल स्तरीय संरचना और उनके विशिष्ट वेग, पिक्यूलियर वेलोसिटीज का अध्ययन हमारी ब्रह्मांडीय मॉडलों की जांच और उन्हें परिष्कृत, रिफाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। हम अवलोकन की गई संरचना की तुलना कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा भविष्यवाणी की गई संरचना से करके डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के गुणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के दो सबसे रहस्यमय घटक हैं, जो इसकी कुल ऊर्जा द्रव्यमान का 95% बनाते हैं। भविष्यवाणियों से विचलन, डिविएशंस, किसी नई भौतिकी की ओर इशारा कर सकता है। यह दर्शा सकता है कि हमारे वर्तमान सिद्धांत अपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि डार्क फ्लो की परिकल्पना, हाइपोथेसिस, सिद्ध हो जाती, तो यह ब्रह्मांड विज्ञान में एक क्रांति ला देता और शायद अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व का पहला अवलोकन संबंधी प्रमाण बन जाता। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यह तथ्य कि हम ऐसे साहसी विचारों की जांच कर सकते हैं, हमारी विज्ञान की परिपक्वता को दर्शाता है। यह ज्ञान हमें रोजमर्रा की सांसारिक समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन यही हमारे क्षितिज को बढ़ाता है और मानवता के सबसे प्राचीन प्रश्नों में से एक का उत्तर देता है। हम कौन हैं और हम कहाँ हैं? उत्तर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प निकला है। आखिर कौन से रहस्य अब भी अनसुलझे हैं? हमारे ब्रह्मांडीय गति को समझने में हमने जबरदस्त प्रगति की है, फिर भी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विज्ञान कभी ठहरता नहीं। एक पहेली का हल अक्सर नए सवाल खड़े कर देता है। एक मुख्य सवाल जो अभी भी सामने है, वह यह है, कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाल जैसी जटिल संरचना के बनने का मूल कारण क्या है? सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग, महाविस्फोट के तुरंत बाद शुरुआती क्षणों में सूक्ष्म क्वांटम उतार चढ़ाव, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने इसके बीज बोए थे। घनत्व की ये छोटी छोटी असमानताएं तब कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ब्रह्मांडीय स्फीति के कारण खगोलीय आकार तक खिंच गईं, और समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वे उन्हीं धागों, फिलामेंट्स और रिक्त स्थानों, वॉइड्स में बदल गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। लेकिन यह अभी केवल एक सिद्धांत है।
और हमें इसके विवरण की पुष्टि करने के लिए अधिक सटीक अवलोकन की आवश्यकता है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप और वेरा रुबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे नए दूरबीनों का उद्देश्य ब्रह्मांड के और भी विस्तृत 3D मानचित्र बनाना है। यह हमें इन्फ्लेशन सिद्धांत की भविष्यवाणियों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ जांचने में सक्षम करेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इन संरचनाओं के अंतिम भाग्य से जुड़ा है। हम देखते हैं कि पदार्थ सघन समूहों में इकट्ठा होता जा रहा है। क्या यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी? अंततः लानियाकेया की सभी आकाशगंगाएं ग्रेट अट्रैक्टर पर गिर जाएंगी और एक विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में विलीन हो जाएंगी। लेकिन खुद लानियाकेया का क्या होगा? क्या यह शैपली सुपर क्लस्टर की ओर गिरना जारी रखेगा? यहीं पर डार्क एनर्जी मैदान में आती है, वह रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। यह विस्तार गुरुत्वाकर्षण संकुचन का विरोध करता है। यह पूरी तरह संभव है कि भविष्य में यह त्वरित विस्तार लानियाकेया और शेपली के बीच के बंधन को तोड़ दे। अपने आपसी आकर्षण के बावजूद वे एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। हमारा लोकल गैलेक्सी समूह तो गुरुत्वाकर्षण से बंधा रहेगा, लेकिन इसके बाहर की हर चीज धीरे धीरे कॉस्मोलॉजिकल होराइजन के पीछे गायब हो जाएगी। हम एक खाली अंधेरे ब्रह्मांड में एक अकेले द्वीप की तरह रह जाएंगे। बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं की गति का अध्ययन हमें डार्क एनर्जी की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और हमारे संसार के भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कुछ स्थानीय पर उतने ही दिलचस्प रहस्य भी बाकी है। हम अभी भी ग्रेट अट्रैक्टर की सटीक संरचना को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, क्योंकि यह अभी भी आंशिक रूप से हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे दुग्ध मेखला के पीछे छिपा हुआ है। रेडियो और इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य में भविष्य के अवलोकन हमें इस पर्दे के पीछे बेहतर ढंग से झांकने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र बनाने में मदद करेंगे। भविष्य में झांकने और यह समझने के लिए कि इस क्षेत्र में हमारा ज्ञान कैसे विकसित होगा, आइए उन उपकरणों पर नजर डालते हैं जो खगोलविदों को आने वाले वर्षों में उपलब्ध होंगे। खगोल विज्ञान में प्रगति हमेशा तकनीकी विकास यानी अधिक शक्तिशाली दूरबीनों के निर्माण से अटूट रूप से जुड़ी रही है, और अब हम ब्रह्मांड की विशाल संरचना के अध्ययन में एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। सबसे पहले चिल्ली में बन रही वेरा रुबिन वेधशाला का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इस दूरबीन का दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू बहुत विशाल होगा और यह हर कुछ रातों में पूरे उपलब्ध आकाश को स्कैन कर सकेगी। 10 वर्षों के काम में यह अरबों आकाशगंगाओं की स्थिति और उनके गुणों को मापकर दक्षिणी आकाश का सबसे गहरा और विस्तृत सर्वे तैयार करेगी। इससे ब्रह्मांड का एक ऐसा त्रिआयामी नक्शा बनेगा जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी, वह भी अभूतपूर्व पैमाने और सटीकता के साथ। हम ब्रह्मांडीय जाल कॉस्मिक वेब की संरचना को बारीक से बारीक विवरण में देख पाएंगे। हजारों नए महासमूहों सुपर क्लस्टर्स और शून्य क्षेत्रों वॉइड्स का पता लगा पाएंगे और आकाशगंगाओं की गति पर उनके प्रभाव को अविश्वसनीय सटीकता के साथ माप पाएंगे। दूसरी बढ़ती उपलब्धि है अंतरिक्ष दूरबीन यूक्लिड, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य डार्क यूनिवर्स की ज्यामिति का अध्ययन करना है। यह करोड़ों आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट्स को मापेगा, जिससे हमें न केवल अंतरिक्ष में उनके वितरण का नक्शा बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि समय के साथ यह संरचना कैसे बदलती गई। यह हमें डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण, जो हर चीज को एक साथ खींचने की कोशिश करता है, और डार्क एनर्जी के प्रतिकारक बल के बीच चल रहे संघर्ष को समझने की चाबी देगा। यूक्लिड आकाशगंगाओं की गति को इतनी सटीकता से मापने में सक्षम होगा कि हम लानियाकेया और डिपोल रिपेलर के मौजूदा मॉडल की जांच कर पाएंगे और संभवतः इससे भी अधिक सूक्ष्म और बड़े पैमाने पर गतिमान प्रवाहों का पता लगा पाएंगे। इसके अलावा नई पीढ़ी के रेडियो दूरबीन भी
हमारी सहायता के लिए आएंगे, जैसे कि स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन बनेगा। यह ब्रह्मांड की विशाल मात्रा और उसके विकास के विभिन्न चरणों में न्यूट्रल हाइड्रोजन, जो तारों और आकाशगंगाओं के लिए मूल निर्माण सामग्री है, के वितरण का नक्शा बना पाएगा। यह हमें ब्रह्मांडीय जाल पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देगा, जो आकाशगंगाओं के दृश्य प्रकाश वितरण से स्वतंत्र होगा। इन सभी नए डेटा को एक साथ मिलाने पर हम अपने ब्रह्मांडीय परिवेश के एक स्थिर नक्शे से हटकर एक गतिशील तस्वीर, यानी ब्रह्मांड के जीवन और विकास की एक पूरी फिल्म की ओर बढ़ पाएंगे। हम न केवल ये बता पाएंगे कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं, बल्कि अरबों वर्षों के दौरान हमारी पूरी पिछली यात्रा का पता लगा पाएंगे और अरबों वर्षों के लिए हमारी भविष्य की यात्रा की भविष्यवाणी भी कर पाएंगे। ग्रेट अट्रैक्टर ग्रेट अट्रैक्टर की पहेली शायद सुलझने के करीब है, लेकिन इसने हमारे लिए अनुसंधान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का द्वार खोल दिया है, जो आने वाले कई दशकों तक खगोलविदों के दिमाग को व्यस्त रखेगा। आइए डार्क फ्लो के विचार पर वापस चलते हैं। हालांकि अधिकतर वैज्ञानिक प्लैंक डेटा के कारण इसे खारिज मान चुके हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि विज्ञान के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब अस्वीकृत विचारों ने बाद में एक नई रोशनी में वापसी की। क्या यह संभव है कि इस परिकल्पना में, भले ही थोड़े बदले हुए रूप में, कुछ सच्चाई हो? कुछ शोधकर्ता अभी भी बड़े पैमाने की विसंगतियों, लार्ज स्केल एनोमलीज के निशान खोजते हुए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB में कुछ अन्य अजीबोगरीब चीजें मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक कोई सर्वमान्य स्पष्टीकरण नहीं मिला है। इनमें से एक को एक्सेस ऑफ इविल कहा जाता है। यह एक ऐसा अवलोकन है जिसके अनुसार CMB मैप की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनमें डिपोल विसंगति, डाइपोल एनोमली भी शामिल है, आश्चर्यजनक रूप से क्रांतिवृत्त इक्लिप्टिक के समतल प्लेन के साथ संरेखित है, यानी जिस समतल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ब्रह्मांड विज्ञान के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत अविश्वसनीय संयोग है। हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के पैमाने पर एक तुच्छ धूल का कण मात्र है, और इसका झुकाव ब्रह्मांड के मौलिक गुणों के साथ किसी भी तरह से सहसंबद्ध नहीं होना चाहिए। अधिकांश वैज्ञानिक इसे सांख्यिकीय संयोग, स्टैटिस्टिकल फ्लूक, मानकर खारिज कर देते हैं कि अगर आप विसंगतियों को लंबे समय तक खोजेंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ का मानना है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हम ब्रह्मांड की अपनी समझ में कुछ चूक रहे हैं, या डेटा में स्थानीय वातावरण से जुड़ी अनजानी व्यवस्थित त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर्स हैं। एक और रहस्य है जिसे कोल्ड स्पॉट कहा जाता है, चूंकि CMB मैप पर एक असामान्य रूप से बड़ा और ठंडा क्षेत्र है। मानक मॉडल कहता है कि इतनी बड़ी उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस होने की संभावना बहुत कम है। एक परिकल्पना इसे हमारे और आकाश के उस हिस्से के बीच मौजूद एक विशालकाय सुपर वॉइड, महाशून्य के अस्तित्व से समझाती है, जो इससे गुजरने वाले फोटोनों से ऊर्जा सोख लेता है। लेकिन भले ही यह सच हो, इतने बड़े महाशून्य का अस्तित्व संरचना निर्माण के कुछ मॉडलों के लिए एक चुनौती है। क्या होगा यदि डार्क फ्लो उस रूप में मौजूद नहीं है जैसा कि शुरू में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अन्य अधिक सूक्ष्म और जटिल बड़े पैमाने के संचलन, मूवमेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं? हो सकता है कि यह एक एकल प्रवाह न होकर अरबों प्रकाश वर्ष तक फैले कॉस्मिक वेब में धाराओं और भंवरों, करंट्स एंड वॉर्टिसीज की एक जटिल प्रणाली हो। हमारे मौजूदा मॉडल बड़े पैमानों पर ब्रह्मांड की समरूपता, होमोजेनिटी और समदैशिकता, आइसोट्रोपी की धारणा पर आधारित है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन है? क्या होगा अगर वास्तविक ब्रह्मांड हमारे विचार से थोड़ा अधिक असमांग, नॉन यूनिफॉर्म और गांठदार, क्लम्पी है? यूक्लिड और वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे भविष्य के सर्वेक्षण इस मौलिक सिद्धांत की अभूतपूर्व सटीकता के साथ जांच करेंगे। यदि वे सबसे बड़े पैमानों पर
समरूपता से कोई विचलन पाते हैं, तो इसके लिए हमारे पूरे ब्रह्मांड विज्ञान के प्रतिमान, कॉस्मोलॉजिकल पैराडाइम और पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। और शायद यह हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे की संरचनाओं के प्रभाव के बारे में पुराने विचारों को फिर से जीवित कर दे। आइए इस कहानी के दार्शनिक पहलू पर थोड़ा विचार करें। ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजना महज एक वैज्ञानिक कार्य नहीं है, यह एक गहन मानवीय आकांक्षा है। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने तारों की ओर देखा है और ये समझने का प्रयास किया है कि दुनिया कैसे काम करती है और इसमें हमारी क्या भूमिका है। कोperनिकस से लेकर हबल तक हर वैज्ञानिक क्रांति ने हमें ब्रह्मांड के केंद्र से और दूर धकेल दिया है। पहले हमने सोचा कि पृथ्वी सब चीजों का केंद्र है, फिर सूर्य, उसके बाद हमारी आकाशगंगा। अब हम जानते हैं कि हम लानिया केया जैसी विशाल संरचना का केवल एक नन्हा सा हिस्सा है, जो स्वयं भी ब्रह्मांडीय पैमाने पर कोई खास चीज नहीं है। यह एहसास निराशाजनक लग सकता है। यह हमारी तुच्छता को उजागर करता है। हालांकि इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है। यह जानना कि हम इतनी भव्य और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं, तुच्छता का नहीं, बल्कि जुड़ाव और विस्मय का भाव पैदा कर सकता है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम इसके विकास का परिणाम हैं। इसका एक अभिन्न अंग है। अंतरिक्ष में हमारी गति कोई आकस्मिक भटकन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय जाल की गुरुत्वाकर्षणीय नदियों में एक सार्थक पूर्वानुमेय यात्रा है। हम स्टारशिप पृथ्वी पर सवार यात्री हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य शक्तियों द्वारा निर्धारित एक स्पष्ट मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ग्रेट अट्रैक्टर की कहानी हमें वैज्ञानिक खोज में विनम्रता भी सिखाती है। जो 80 के दशक में अंतिम जवाब लग रहा था, वह बाद में एक और जटिल तस्वीर का मात्र एक हिस्सा निकला। लानिया केया और डायपोल रिपेलर का जो मॉडल हमें आज अंतिम सत्य लग रहा है, वह भविष्य में कहीं अधिक गहरी समझ की राह पर केवल एक सुधार साबित हो सकता है। हमेशा यह संभावना है कि अगले मोड़ पर हमें कोई ऐसी नई खोज मिले जो हमें अपने अब तक के सारे ज्ञान पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दे। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के नक्शों को उसी तरह देखें, जैसे हम मध्ययुगीन विश्व मानचित्रों को देखते हैं, जिनमें सफेद धब्बे और काल्पनिक राक्षस भरे होते थे। वे उन संरचनाओं और घटनाओं को देखेंगे जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह अद्भुत है, क्योंकि क्षितिज से परे देखने की यही अनंत इच्छा ही विज्ञान और मानव प्रगति का असली चालक है। ग्रेट अट्रैक्टर की ओर हमारी यात्रा पूरे वैज्ञानिक ज्ञान के लिए एक रूपक है। हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड द्वारा पेश किए गए रहस्यों से आकर्षित होते हुए। और हालांकि हम शायद कभी भी अंतिम केंद्र तक न पहुंचे और न ही सभी सवालों के जवाब पाएं, लेकिन यह यात्रा अपने आप में हमें समृद्ध करती है और हमारे जीवन को और इसमें हमारी उपस्थिति को कहीं अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। वैज्ञानिक ये खोजें आखिर कैसे करते हैं, इसे गहराई से समझने के लिए आइए उनके काम करने के तरीके को देखते हैं। सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी गैलेक्सी की गति को असल में कैसे मापा जाता है? यह किसी गाड़ी की रफ्तार रडार से नापने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। यहां मुख्य उपकरण है स्पेक्ट्रोस्कोपी। खगोलविद दूर की गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे स्पेक्ट्रम में फैला देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रिज्म सूरज की रोशनी को इंद्रधनुष के 7 रंगों में बांट देता है। इस गैलेक्सी स्पेक्ट्रम में हमें कुछ गहरी काली रेखाएं दिखाई देती हैं। ये वास्तव में अवशोषण रेखाएं, एब्जॉर्प्शन लाइंस है, जो गैलेक्सी के तारों के वातावरण में मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण बनती है। हर रेखा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ से जुड़ी होती है। अगर कोई गैलेक्सी ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से हमसे दूर जा रही है, तो ये सभी रेखाएं स्पेक्ट्रम के लाल सिरे रेड एंड की ओर खिसक जाती हैं। इसे ही रेड शिफ्ट लाल विस्थापन कहते हैं, जिसे हबल ने भी मापा था। इस विस्थापन की मात्रा से हम गैलेक्सी के दूर हटने की रफ्तार तय कर सकते हैं और हबल के नियम का इस्तेमाल करके
उसकी दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह गति सिर्फ ब्रह्मांड के सामान्य विस्तार के कारण है। अब सवाल यह है कि उस पेक्यूलियर वेलोसिटी को कैसे मापे जो इस सामान्य बहाव से भटकने वाली अतिरिक्त गति है। इसके लिए हमें गैलेक्सी की दूरी एक स्वतंत्र तरीके से जाननी होगी, जिसमें हम हबल के नियम का उपयोग नहीं करेंगे। खगोल विज्ञान में यह सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसके लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स यानी मानक दीप कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक खास तरह के विस्फोटक तारे, जिन्हें टाइप 1 सुपरनोवा कहते हैं, उनकी अधिकतम चमक लगभग हमेशा एक जैसी होती है। जब हम उस सुपरनोवा की दिखने वाली चमक को मापते हैं, तो हम आसानी से उस गैलेक्सी की दूरी का हिसाब लगा सकते हैं जिसमें यही फटा था। एक दूसरा तरीका टली फिशर संबंध टर्ली फिशर रिलेशन पर आधारित है, जो किसी सर्पल गैलेक्सी की घूमने की गति को उसकी चमक से जोड़ता है। स्पेक्ट्रल लाइनों के विस्तार से घूमने की गति मापकर हम गैलेक्सी की असली चमक का अनुमान लगा सकते हैं और फिर उसकी दूरी का भी पता लगा सकते हैं। जब हमारे पास दो मान होते हैं, पहला रेडशिफ्ट से मापी गई गति और दूसरा वह गति जो हबल के नियम के अनुसार उस दूरी पर होनी चाहिए, तो हम दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। यही अंतर पेक्यूलियर वेलोसिटी है। यह एक बहुत ही बारीक और जटिल काम है, जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपों पर हजारों अवलोकन ऑब्जर्वेशंस की जरूरत होती है। हर माप में त्रुटियां एरर्स होती है और इसलिए ग्रेट अट्रैक्टर महान आकर्षक की ओर बहने जैसे सामान्य रुझानों को समझने के लिए हमें बड़ी संख्या में गैलेक्सियों के डेटा का औसत निकालना पड़ता है। यही वजह है कि इस पहेली को पूरी तरह से सुलझाने में दुनिया भर के सैकड़ों खगोलविदों के दशकों का सामूहिक, व्यवस्थित और लगातार प्रयास लगा। यह किसी एक जीनियस की अचानक मिली सफलता नहीं थी, बल्कि यह निरंतर और अथक परिश्रम का परिणाम है। आइए इस कहानी के एक दिलचस्प पहलू पर गौर करें, जिस पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। आखिर ग्रेट अट्रैक्टर के बिल्कुल केंद्र में क्या है? गुरुत्वाकर्षण की इस घाटी, ग्रेविटेशनल वैली का वो तल क्या है जिसकी ओर हम सभी खींचे चले जा रहे हैं? जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, यह कोई अकेला रहस्यमय पिंड नहीं है, बल्कि ये आकाश गंगाओं गैलेक्सीज के बढ़े हुए घनत्व वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्रमुख संरचना है नॉर्मा क्लस्टर, जिसका वैज्ञानिक नाम है एबेल 3627। यह आकाश गंगाओं का एक बहुत ही सघन और विशाल समूह है, जो हमसे लगभग 220 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसमें सैकड़ों आकाश गंगाएं शामिल हैं, जो गर्म गैस के एक विशाल बादल में डूबी हुई हैं। यह बादल एक्स रे रेंज में चमकता है। इसका द्रव्यमान 1000 ट्रिलियन सूर्य के द्रव्यमान के बराबर आंका गया है। हालांकि जैसा कि अब हम जानते हैं, नॉर्मा क्लस्टर सिर्फ ग्रेट अट्रैक्टर का सबसे सघन हिस्सा है, न कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान। इसके आसपास अन्य छोटे क्लस्टर और आकाश गंगाओं के समूह भी मौजूद है, जो मिलकर एक समग्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं। क्या होगा जब हमारा स्थानीय समूह लोकल ग्रुप, जिसमें हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे और एंड्रोमेडा शामिल हैं, आखिरकार इस क्षेत्र तक पहुंचेगा? ऐसा होने में बहुत बहुत समय है, अरबों साल। लेकिन हम इस प्रक्रिया का मॉडल तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्थानीय समूह, जो पहले से ही विलय मर्जिंग की प्रक्रिया में है, मिल्की वे और एंड्रोमेडा लगभग 4.5 अरब सालों में टकराकर एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाता है, बनाएंगे। नॉर्मा क्लस्टर के बाहरी हिस्सों में प्रवेश करेगा। क्लस्टर की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हमारे समूह को टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देंगी। छोटी उपग्रह आकाश गंगाएं, सैटेलाइट गैलेक्सीज टूटकर अलग हो जाएंगी और क्लस्टर की बड़ी आकाश गंगाओं द्वारा निगल ली जाएंगी। अंततः हमारे पूर्व समूह का केंद्र विशाल मिल्कोमेडा क्लस्टर के केंद्र के चारों ओर कई चक्कर लगाएगा। इस दौरान
अन्य आकाशगंगाओं और अंतर आकाशगंगीय गैस इंटरगैलेक्टिक गैस के साथ गुरुत्वाकर्षण घर्षण ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन के कारण इसकी गति धीमी होती जाएगी और आखिरकार यह नॉर्मा क्लस्टर की केंद्रीय सबसे विशाल आकाशगंगा के साथ विलीन हो जाएगा। यह प्रक्रिया, जिसे आकाशगंगीय नरभक्षण गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहा जाता है, सघन वातावरण में आकाशगंगाओं के विकास का मुख्य तंत्र है। इस प्रकार हमारा सुदूर भविष्य यही है, एक और भी बड़े आकाशगंगीय महाशहर का हिस्सा बन जाना। यह उन अधिकांश आकाशगंगाओं का अपरिहार्य अंत है जिन्हें ब्रह्मांडीय जाल कॉस्मिक वेब के गुरुत्वाकर्षण केंद्रों के पास जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। लेकिन जो आकाशगंगाएं वॉइड्स वॉइड्स यानी रिक्तियों में है, उनका भाग्य अलग होगा। उन्हें विस्तारित होते हुए शून्य में अनंत एकांत नसीब होगा। इसलिए ग्रेट अट्रैक्टर की ओर हमारी यात्रा महज एक उड़ान नहीं है, यह एक तरफा यात्रा है हमारे भविष्य के घर की ओर और साथ ही हमारी गुरुत्वाकर्षण की कब्र की ओर। लानियाकिया जैसी विशाल संरचनाओं को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे परिचित अर्थों में वस्तुएं नहीं हैं। किसी ग्रह या तारे की तरह लानियाकिया की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। इसकी सीमा गतिशील रूप से यानी डायनेमिकली तय होती है, ठीक उस जगह पर जहां आकाशगंगाओं की गति की दिशा बदल जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संरचनाएं लंबी अवधि के लिए गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई नहीं है। इसका मतलब है कि ये चिरकाल तक नहीं रहेंगी। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का तेजी से बढ़ता हुआ विस्तार गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण छोटे पैमानों पर मजबूत होता है। यह ग्रहों, सितारों और आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। हमारा स्थानीय समूह, लोकल ग्रुप, हमेशा के लिए एक साथ बंधा रहेगा। लेकिन लानियाकेया जैसे महासमूहों, सुपर क्लस्टर्स के पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह डार्क एनर्जी के धकेलने वाले प्रभाव को पार कर सके। भविष्य में अरबों वर्षों के बाद यह बढ़ता हुआ विस्तार लानियाकेया को टुकड़ों में फाड़ देगा। इसके बाहरी किनारों पर स्थित आकाशगंगाएं केंद्र की ओर गिरने के बजाय उससे तेजी से दूर जाने लगेंगी। अंततः केवल केंद्रीय और सबसे सघन हिस्सा ग्रेट अट्रैक्टर और उसके निकटतम क्षेत्र ही एक साथ बंधा रहेगा। बाकी सब कुछ ब्रह्मांडीय विस्तार के कारण घटना क्षितिज इवेंट होराइजन के पार चला जाएगा, हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। यह एक निराशाजनक बल्कि उदास कर देने वाला दृष्टिकोण है। जिन संरचनाओं को हम आज खोज रहे हैं और मानचित्रित कर रहे हैं, वे अस्थायी रचनाएं हैं। ये उस युग के अवशेष है जब ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की जगह पदार्थ, मैटर का वर्चस्व था। हम एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय समय में जी रहे हैं, जब हम अभी भी इस विशाल ब्रह्मांडीय जाल कॉस्मिक वेब को उसकी पूरी भव्यता में देख सकते हैं। भविष्य की सभ्यताएं, अगर वे सैकड़ों अरबों वर्षों के बाद सामने आती हैं, तो वे बिल्कुल अलग नजारा देखेंगी। वे केवल अपनी ग्रह आकाशगंगा को देखेंगी, जो पूरे स्थानीय समूह के विलय से बनी एक विशाल आकाशगंगा होगी और उसके चारों ओर पूर्णतः शून्य होगा। अन्य सभी आकाशगंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे पर्यवेक्षकों को शायद महाविस्फोट, बिग बैंग, ब्रह्मांड के विस्तार और अन्य आकाशगंगाओं के अस्तित्व के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा। वे इस भ्रामक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उनकी आकाशगंगा ही पूरा ब्रह्मांड है और इस तरह वे 100 साल पहले के हमारे पूर्वजों की सोच पर वापस चले जाएंगे। इसलिए ग्रेट अट्रैक्टर और लानियाकेया का अध्ययन करके हम सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर रहे हैं, हम शायद अपने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के अंतिम कणों को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पहले कि डार्क एनर्जी उन्हें हमेशा के लिए मिटा दे। यही कारण है कि हमारे शोध का विशेष महत्व है और इसमें कुछ हद तक तात्कालिकता भी है। आइए अपनी कहानी की बिल्कुल शुरुआत से करें, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी रेडिएशन से। यह प्राचीन प्रकाश न केवल हमारी गति को मापने के लिए एक आदर्श संदर्भ बिंदु का काम करता है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती क्षणों की पूरी जानकारी छिपी हुई है। इस सीएमबी के नक्शे पर
हमें जो छोटे छोटे तापमान के उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, वे उन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस के निशान हैं जो आगे चलकर भविष्य की आकाश गंगाओं और महासमूहों के बीज बने। इन धब्बों के सांख्यिकीय गुणों, जैसे उनके आकार, वितरण और आयाम का विश्लेषण करके ब्रह्मांड विज्ञानी हमारे ब्रह्मांड के मुख्य मापदंडों, जैसे कि उसकी आयु, संरचना और ज्यामिति को अविश्वसनीय सटीकता के साथ निर्धारित कर सकते हैं। वह मॉडल जो इन आंकड़ों का सबसे सटीक वर्णन करता है, उसे लैम्डा सीडीएम एलसीडीएम मॉडल कहा जाता है। लैम्डा एल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को दर्शाता है जो डार्क एनर्जी से जुड़ा है, और सीडीएम का मतलब है कोल्ड डार्क मैटर, यानी शीत श्याम द्रव्य। यह मॉडल मानता है कि ब्रह्मांड लगभग 5% साधारण या बैरियोनिक पदार्थ, जिससे हम और तारे बने हैं, 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से बना है। यह मॉडल सीएमबी रेडिएशन के डेटा का शानदार ढंग से वर्णन करता है, लेकिन इसका आकाश गंगाओं की गति से क्या संबंध है? बात यह है कि यदि हमें प्रारंभिक स्थितियां से शुरुआती ब्रह्मांड में फ्लक्चुएशंस का नक्शा और ब्रह्मांड की संरचना, साधारण पदार्थ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अनुपात पता हो, तो हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन चला सकते हैं। यह सिमुलेशन बताता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में इन शुरुआती उतार चढ़ावों से विशाल स्तरीय संरचना का निर्माण होगा। मिलेनियम मिलेनियम या इलस्ट्रिस जैसे आधुनिक सिमुलेशन 13.8 बिलियन वर्षों की अवधि में वर्चुअल स्पेस के विशाल क्यूब्स में अरबों कणों के विकास को ट्रैक करते हैं, और जो परिणाम ये सिमुलेशन दिखाते हैं, वे हमारे द्वारा देखे गए कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाले से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। इन सिमुलेशंस में हम नेटवर्क के नोड्स पर फिलामेंट्स, तंतुओं, वॉइड्स, रिक्त स्थानों और विशाल समूहों को बनते हुए देखते हैं। हम वर्चुअल आकाश गंगाओं की गति भी माप सकते हैं और उनकी तुलना वास्तविक अवलोकन से कर सकते हैं, और यह पता चलता है कि ग्रेट अट्रैक्टर की ओर गिरने वाले प्रवाह जैसी गतियां लैम्डा सीडीएम मॉडल के भीतर संरचना के विकास का एक प्राकृतिक और अपरिहार्य परिणाम है। इस प्रकार अपनी गति का अध्ययन करना महज एक अलग काम नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण ब्रह्मांडीय मॉडल की स्वतंत्र रूप से जांच करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यदि देखी गई गतियां सिमुलेशन की भविष्यवाणियों से बहुत अधिक भिन्न होती, तो इसका मतलब होता कि हमारे मॉडल में कुछ कमी है। हो सकता है डार्क मैटर के गुण वैसे न हो जैसा हम सोचते हैं, या डार्क एनर्जी का व्यवहार ज्यादा जटिल हो। लेकिन अभी तक लानियाकेया और डायपोल रिपेलर के अवलोकन को देखते हुए सिद्धांत और अवलोकन के बीच सहमति बहुत अच्छी है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम अपने ब्रह्मांड की संरचना को समझने की सही राह पर हैं। आकाश गंगाओं की गति की यह पूरी कहानी एक और बड़ी पहेली, डार्क मैटर की प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। दरअसल यही ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 85% बनाती है, और इसीलिए यह ब्रह्मांडीय जाल, कॉस्मिक वेब की मुख्य निर्माता या शिल्पकार है। सामान्य दिखाई देने वाला पदार्थ, जैसे कि आकाश गंगाएं, तारे और गैस, केवल अदृश्य डार्क मैटर द्वारा बनाए गए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निष्क्रिय रूप से अनुसरण करता है। जब हम ग्रेट अट्रैक्टर या शिपली सुपर क्लस्टर्स की बात करते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ दिखाई देने वाली आकाश गंगाओं के द्रव्यमान से नहीं होता। हमारा मुख्य मतलब डार्क मैटर के उन विशाल हेलोस से होता है, जिनमें ये आकाश गंगाएं किसी केक में किशमिश की तरह डूबी हुई है। डार्क मैटर के बिना इन संरचनाओं का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव देखी गई गति को समझाने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त होगा। वास्तव में 20वीं शताब्दी के 30 के दशक में क्लस्टरों में आकाश गंगाओं की गति का अध्ययन करते समय खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी को पहली बार गुप्त द्रव्यमान, हिडन मैस के विचार का पता चला था। उन्होंने देखा कि कोमा क्लस्टर की आकाश गंगाएं इतनी तेजी से घूम रही थीं कि अगर वे केवल दृश्य तारों के गुरुत्वाकर्षण से टिकी होती, तो उन्हें बहुत पहले ही बिखर जाना चाहिए था।
उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां कुछ और अदृश्य चीज होनी चाहिए जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण पैदा कर रही है। आज हम इसे ही डार्क मैटर कहते हैं। इस प्रकार आकाशगंगाओं की विशिष्ट गति, पिक्यूलियर वेलोसिटीज का मानचित्रण करना और ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना अनिवार्य रूप से डार्क मैटर के वितरण का मानचित्रण करने का एक तरीका है। हम दृश्य आकाशगंगाओं को टेस्ट पार्टिकल्स, जांच कणों के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो अपनी गति से अदृश्य पदार्थ की उपस्थिति को उजागर करते हैं। यह हमें न केवल बड़े पैमाने पर डार्क मैटर के अस्तित्व की पुष्टि करने देता है, बल्कि इसके गुणों का अध्ययन करने की भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि कोल्ड डार्क मैटर यानी धीरे चलने वाले कणों से बना के साथ किए गए सिमुलेशन में ब्रह्मांडीय संरचना सही ढंग से बनती है, इस मॉडल के पक्ष में एक मजबूत तर्क है। अगर डार्क मैटर गर्म होता यानी तेज सापेक्षतावादी कणों से बना होता तो यह शुरुआती ब्रह्मांड में छोटी अस्थिरताओं, फ्लक्चुएशंस को धुंधला कर देता और संरचना का निर्माण शीर्ष से नीचे, टॉप डाउन होता। पहले बड़ी चादरें या पैनकेक बनते जो बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते। लेकिन हम इसके विपरीत एक पदानुक्रमित हायरार्किकल पैटर्न देखते हैं। पहले छोटे हेलो बनते हैं जो बाद में मिलकर बड़े हेलो में विलीन हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम ग्रेट अट्रैक्टर की ओर अपनी यात्रा की बात करते हैं तो वास्तव में हम अदृश्य डार्क मैटर के एक विशाल महासागर में गिर रहे होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के कोने के भाग्य को नियंत्रित करता है। आइए एक रोचक मानसिक प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, क्या होता अगर हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम, मिल्की वे के शांत बाहरी किनारे पर नहीं, बल्कि नोर्मा क्लस्टर जैसे किसी विशाल आकाशगंगा समूह के ठीक केंद्र में होता, जो कि ग्रेट अट्रैक्टर के मध्य में स्थित है? हमारा ब्रह्मांड और हमारा आकाश कैसा दिखता? सबसे पहले हमारा रात का आकाश पूरी तरह से बदल चुका होता। मिल्की वे की अपेक्षाकृत शांत पट्टी के बजाय हमें सैकड़ों चमकीली आकाशगंगाओं से भरा आसमान दिखाई देता। इनमें से कई तो बिना दूरबीन के नंगी आंखों से भी दिखाई देती और उनका आकार चंद्रमा जितना बड़ा होता। यह लगातार होने वाली ब्रह्मांडीय आतिशबाजी, कॉस्मिक फायरवर्क्स का एक ऐसा अद्भुत, शायद थोड़ा डरावना दृश्य होता जिसे देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते। दूसरा, ऐसे माहौल में हमारा अस्तित्व कहीं ज्यादा खतरनाक होता। समूहों के केंद्र में आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से टकराती और संपर्क करती रहती है। पास से गुजरने वाली विशाल आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण ज्वारीय बल, ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्सेस, हमारी आकाशगंगा से सितारों और ग्रहों को खींचकर उन्हें अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष, इंटरगैलेक्टिक स्पेस में भेज सकते थे। हमारे सौरमंडल की कक्षाओं की स्थिरता को बिगाड़ने वाली किसी अन्य तारे के करीब से गुजरने की संभावना भी बहुत अधिक होती। इसके अलावा इन समूहों का अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान वाली अत्यधिक गर्म लेकिन विरल गैस से भरा होता है। हालांकि कम घनत्व, लो डेंसिटी के कारण यह विकिरण हमें तुरंत जला नहीं सकता, लेकिन यह एक्स रे और गैमा रेंज में एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि तैयार करता। सघन वातावरण और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बिना यह विकिरण ग्रह की सतह पर जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता था। और अंत में खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का विकास पूरी तरह से एक अलग रास्ते पर जाता। एक और, नजदीकी आकाश गंगाओं की प्रचुरता के कारण हम उनकी प्रकृति को बहुत पहले समझ जाते और तारों के द्वीपों, स्टार आइलैंड्स के अस्तित्व की खोज भी जल्दी हो जाती। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मांड के विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की खोज असंभव हो सकती थी। गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए समूह के भीतर आकाशगंगाएं अराजक रूप से केओटिकली घूमती है। उनकी व्यक्तिगत पेक्यूलियर गति हबल विस्तार के कारण होने वाली गति से कहीं ज्यादा होती। समूह के अंदर मौजूद पर्यवेक्षकों को यह दिखता कि कुछ आकाशगंगाएं पास आ रही हैं, जबकि कुछ दूर जा रही है, और वे आकाशगंगाओं के दूर जाने की सामान्य प्रवृत्ति को समझ नहीं पाते। संभव है
कि वे यह निष्कर्ष निकालते कि ब्रह्मांड स्थिर स्टैटिक है और उनके मूल समूह के आकार तक ही सीमित है। इसलिए गैलेक्टिक महानगरों गैलेक्टिक मेट्रोपोलिसेस के अशांत केंद्रों से दूर एक शांत बाहरी किनारे पर हमारी वर्तमान स्थिति न केवल जीवन के उदय और विकास के लिए आदर्श साबित हुई है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हम शांति से ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सके और इसके मौलिक नियमों को समझ सके। हम इस महान ब्रह्मांडीय गति के प्रत्यक्ष शिकार बनने के बजाय उसके साक्षी बनने के लिए सबसे अच्छी जगह पर है। हमारी इस लंबी यात्रा का सार निकालते हुए आइए एक बार फिर मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें और ये समझें कि पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक सोच ने कितनी लंबी दूरी तय की है। सब कुछ हबल द्वारा प्रस्तुत ब्रह्मांड के विस्तार की सरल और सुंदर तस्वीर से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इस तस्वीर में दरारें पड़ने लगीं। छोटे छोटे विचलन यानी अजीब वेग पिक्यूलियर वेलोसिटीज जो दर्शाते थे कि स्थानीय स्तर पर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के सामान्य विस्तार का विरोध करने की क्षमता रखता है। इसके बाद हमने ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण सीएमबी को एक पूर्ण संदर्भ बिंदु एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर अपनी गति को मापा। हम हाइड्रा और सेंटरस तारामंडलों की दिशा में प्रति घंटे 2 मिलियन किलोमीटर से अधिक की गति से भाग रहे थे। तब उस दोषी यानी खिंचाव पैदा करने वाले की तलाश शुरू हुई। पहला संदिग्ध था ग्रेट अट्रैक्टर। ग्रेट अट्रैक्टर आकाशगंगा की धूल के पीछे छिपा हुआ द्रव्यमान का एक विशाल जमावड़ा। इसने बहुत कुछ समझाया, लेकिन पूरी पहेली हल नहीं हुई। फिर हमने और आगे देखा और उसके पीछे एक और भी अधिक शक्तिशाली दानव को खोज निकाला, शेपली सुपरक्लस्टर। शैपली सुपरक्लस्टर। ऐसा लगा जैसे इन दोनों राक्षसों का गठबंधन इस रहस्य को सुलझा देगा, लेकिन यह भी अपर्याप्त साबित हुआ। इसी से डार्क फ्लो नामक एक साहसी लेकिन विवादास्पद परिकल्पना का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के एक विशाल हिस्से की सुसंगत गति, जिसका कारण संभवतः ब्रह्मांड की सीमा से बाहर कुछ था। हालांकि प्लैंक उपग्रह प्लैंक सैटेलाइट द्वारा किए गए अधिक सटीक प्रेक्षणों ने इस परिकल्पना की पुष्टि नहीं की और हमें वापस अवलोकन योग्य दुनिया के भीतर ही कारणों की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। और समाधान बिल्कुल अप्रत्याशित दिशा से आया। हमारे स्थानीय परिवेश के वेगों का एक विस्तृत मानचित्र तैयार करने के माध्यम से इसने हमें हमारे वास्तविक घर लानिया केया सुपर क्लस्टर की सीमाओं को परिभाषित करने की अनुमति दी। यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण कुंड है, जिसके केंद्र में ही ग्रेट अट्रैक्टर स्थित है। और इस पूरी तस्वीर का अंतिम स्पर्श था डिपोल रिपेलर की खोज हमारे ठीक पीछे स्थित एक विशाल शून्य क्षेत्र वॉइड, जो अपने धक्के रिपल्शन के माध्यम से हमें अतिरिक्त गति प्रदान करता है। इस प्रकार हमारी गति सामने से आकर्षण और पीछे से प्रतिकर्षण की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। यह एक गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी से एक गुरुत्वाकर्षण घाटी में गिरने जैसा है। ये कहानी दर्शाती है कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। यह कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलता है, परिकल्पनाएं प्रस्तुत करता है, उनकी जांच करता है, गलतियां करता है और उन्हें सुधारता है, और धीरे धीरे वास्तविकता के अधिक पूर्ण और सटीक वर्णन की ओर बढ़ता है। और इस मार्ग का प्रत्येक चरण न केवल पुरानी पहेलियों को सुलझाता है, बल्कि हमारे सामने अनुसंधान के लिए नए और भी अधिक रोमांचक क्षितिज खोलता है। तो अंतरिक्ष की इन नदियों में हमारा यह सफर अब यहीं समाप्त होता है। हमने एक साधारण सवाल से शुरुआत की थी, हम कहाँ जा रहे हैं, और अंत में हमने अविश्वसनीय जटिलता और सुंदरता की एक तस्वीर देखी। हमने पाया कि हमारी गति किसी एक रहस्यमय बिंदु की ओर उड़ान नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है। हम महान आकर्षण यानी ग्रेट अट्रैक्टर की ओर गिर रहे हैं, जो हमारे लैनिकेया सुपर क्लस्टर का केंद्र है, और उसी समय एक विशालकाय अंतरिक्षीय खालीपन, जिसे द्विध्रुवीय विकर्षक डाइपोल रिपेलर कहते हैं, हमें पीछे से धकेल रहा है, और हमारा पूरा लैनिकेया क्लस्टर भी।
धीरे धीरे उससे भी विशाल शेपली सुपर क्लस्टर, शैपली सुपर क्लस्टर की ओर बह रहा है ना? ये एक बड़ा मोड़। पता चलता है कि हम महज एक ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि एक विशाल, जीवंत और गतिशील अंतरिक्षीय जाल, कॉस्मिक वेब में रहते हैं, जहां डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागे हमारी आकाशगंगा सहित लाखों आकाशगंगाओं का भाग्य निर्धारित करते हैं। जो रहस्य कभी जादुई लगता था, उसे हमारे इस ब्रह्मांडीय घर की जटिल लेकिन सुंदर वास्तुकला में एक स्पष्टीकरण मिल गया है। हमने समझा कि हमारी गति कोई विसंगति नहीं, बल्कि इस भव्य संरचना में हमारे स्थान का एक स्वाभाविक परिणाम है। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ यह समय बिताया और आधुनिक खगोल विज्ञान के इस सबसे दिलचस्प रहस्य में गोता लगाया। मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान ने न केवल आपको आराम करने और सोने की तैयारी करने में मदद की होगी, बल्कि आपको किसी वास्तव में विशाल चीज का हिस्सा होने का एहसास भी कराया होगा। यदि आपको यह अंतरिक्ष यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप ब्रह्मांड के रहस्यों पर मेरी नई लेक्चर्स को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप सोते हुए विचार कर सकते हैं। यदि आपके पास लैनिकिया में कहीं भी एक अंतरिक्ष यान प्रोब भेजने का अवसर हो, तो आप उसे कहाँ भेजेंगे और वहां क्या खोजने की उम्मीद करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। शुभ रात्रि और आपको स्पष्ट तारामय सपने आए।